वाली वीडियो में हम तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक का एसएसटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नेम है ह्यूमन इवोल्यूशन, जो कि हिस्ट्री को बिलोंग करता है। चैप्टर 2 वीडियो पूरा देखना ताकि ये चैप्टर समझ में आए। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। टू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ हुआ था। एंड देन आफ्टर टू लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम द नोमैडिक हंटिंग गैदरिंग टू द सेटल लाइफ। इट मीन्स कि ह्यूमन की जो अदर स्पीशीज थी वो नोमैडिक और हंटर थे और गैदरर थे, तो वो नोमैडिक हंटर गैदरर से कैसे एक परमानेंट सेटल लाइफ पे आए। एंड टू नो द स्टोन इम्प्लीमेंट ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, और प्री हिस्ट्री के टाइम में जो ह्यूमन थे वो स्टोन का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कैसे सीखा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। एंड देन आफ्टर द यूज़ ऑफ फायर एंड व्हील, और सबसे लास्ट में टू नो द सिग्निफिकेंट ऑफ रॉक पेंटिंग ऑफ द एंशियंट ह्यूमन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर के बारे में, या छोटा सा इन्फो बाइट कह लो, जो कि बुक में भी दिया गया है। 460 करोड़ ईयर एगो अर्थ इवॉल्व हुई। अर्थ इंसान के रहने लायक बन पाई, या फिर कोई अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म के रहने के लायक बन पाई। लगभग 20 लाख साल पहले ह्यूमन ने चलना स्टार्ट करा, बाईपैडल हुआ। उससे पहले भी ह्यूमन बीइंग होंगे, लेकिन वो बाईपैडल नहीं थे, मतलब अपने चारों हाथ पैरों से चलते थे। 20 लाख साल पहले ह्यूमन ने लगभग अपने 2 पैरों पे चलना स्टार्ट करा। 3 लाख ईयर एगो ह्यूमन पूरी दुनिया में फैला, अफ्रीका से, टंजानिया से, वो फिर पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए। एंड देन आफ्टर 8000 ईयर एगो ह्यूमन्स ने फार्मिंग और कल्टीवेशन स्टार्ट करा, और फिर एट लास्ट 5000 ईयर एगो सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हुई। सिविलाइजेशन इट मीन्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, और देन आफ्टर अब मॉडर्न ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी सिग्निफिकेंट साइंटिफिकली स्टडी विद द हेल्प ऑफ आर्कोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इट मीन्स कि ह्यूमन इवोल्यूशन की जो स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी, वो एक साइंटिफिक स्टडी है आर्कोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की। अप्रॉक्स 18,000 ईयर एगो ह्यूमन लिव्स इनसाइड द केव्स। लगभग 18,000 साल पहले ह्यूमंस ने केव्स के अंदर रहना सीखा। क्रोमैग्नन्स बोलते हैं उनको, जो केव्स के अंदर रहना सीखा था, जिन्हें सबसे पहले फ्रांस में पाए गए थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव द अनअर्थन द फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन इन द कंट्री कॉल्ड टंजानिया। सबसे पहले ह्यूमन का होने का, या ह्यूमन की जो इससे पहले वाली स्पीशीज थी, उनके प्रूफ कहाँ मिले थे? टंजानिया में, अफ्रीका में। अफ्रीका में ही सबसे पहले ह्यूमन बीइंग पाया गया था, उसके बाद ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ। और ये सब हम रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से पता कर पाते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से हमने ये पता करा कि अप्रॉक्स अराउंड 3.5 मिलियन ईयर एगो, इट मीन्स कि 35 लाख ईयर एगो ह्यूमन के फुटप्रिंट पाए गए हैं। उससे पहले ह्यूमन रहा होगा, हमको उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ 35 लाख ईयर एगो ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस हो गई थी। When there is a sudden change in nature, the living being adapt themselves to change and survive. Human have evolved over the million year ago, adapting themselves और changing time. ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि अगर किसी भी स्पीशीज़ को धरती पे सर्वाइव करना है तो वो अपने अंदर चेंज और एडेप्टेशन उसे लाना ही पड़ेगा अगर उन्हें सर्वाइव करना है। तो जो ह्यूमन की जो पिछली स्पीशीज़ थी उसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फो ले लेते हैं। पीपल एंड देयर हैबिटेट, कि वो स्पीशीज़ को क्या बोलते थे और उनका हैबिटेट कहाँ पे था। इट मीन्स कि वो कहाँ पे रहते थे। तो जो सबसे पहले जो स्पीशीज़ पाई गई वो थी ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो कि कहाँ पे पाई जाती थी? ईस्टर्न अफ्रीका में। और फिर ऑस्ट्रोलोपिथेकस के बाद जो स्पीशीज़ थी वो थी होमो हैबिलिस, जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती थी। फिर जो स्पीशीज़ इवॉल्व हुई वो थी होमो इरेक्टस, जो कि अफ्रीका और एशिया वाले रीजन में पाई जाती थी। फिर जो स्पीशीज़ जिसको हम कहेंगे होमो सेपियंस के बिल्कुल जस्ट एक स्टेप ऊपर स्पीशीज़ थी, वो थी निएंडरथल्स, जो कि यूरोप और एशिया वाले रीजन में पाई जाती थी। फिर जो स्पीशीज़ पाई गई वो थी क्रोमैग्नस, जो कि फ्रांस वाले एरिया में रीजन में पाई जाती थी, जो जिनने केव्स में रहना सीखा था। और फिर थी पैंकिंग, जो कि चाइना वाले रीजन में। एंड देन आफ्टर होमो सेपियंस,
जो कि अफ्रीका में ही पाए जाते थे मेजरली, लेकिन वो बाद में पूरी दुनिया पे स्प्रेड हो गए। और फिर एक और जो ह्यूमन स्पीशीज़ पाई जाती थी वो थी हाइडेलबर्ग, जो कि लंदन और यूके वाले रीजन में पाई जाती थी। क्रो मैग्नस जो थे उन्हीं ने सबसे पहले केव्स के अंदर रहना सीखा था। फ्रांस में कुछ केव्स हैं जहाँ पे ये एविडेंस मिले हैं कि जो क्रो मैग्नस थे वो केव्स के अंदर रहते थे। ह्यूमन इवोल्यूशन का मीन है कि जो ह्यूमन है वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस लाए ताकि वो आने वाले समय में सर्वाइव कर पाए। चेंज एंड डेवलप द टुवर्ड द एडवांस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन में क्या क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले ह्यूमन बाईपैडल हुआ, इट मीन्स कि 2 पैरों से चलने लगा। एंड देन उसके बाद जो चेंजेस देखने को मिले, सबसे पहले की बात हो रही है, बिल्कुल अभी की बात नहीं हो रही है कि अभी ये चेंज देखने को मिला। थंब, इंसान का जो थंब था उसमें चेंज आया ताकि जो ह्यूमंस है वो किसी भी चीज़ को अच्छे से टाइटली होल्ड कर पाए। एंड देन आफ्टर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस था वो था डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, दिमागी रूप से समझदार होना। होमोसेपियंस जो कि सबसे एडवांस स्पीशीज़ कही जाती थी या फिर सबसे सुपीरियर जो कही गई, होमोसेपियन हु माइग्रेट आउट द ईस्टर्न अफ्रीका से चल के सेटल डाउन हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। नोमैडिक और गैदरर तो थे ही, तो अपनी जगह तो बदलते ही रहते थे। तो ये जो स्पीशीज़ थी ये पूरी दुनिया में फैली, स्प्रेड हुई, डिफरेंट प्लेसेस अडॉप्ट देमसेल्फ फॉर देयर लाइफ स्टाइल। अब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे थे और रह रहे थे, तो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगे बेस्ड ऑन द वेदर एंड क्लाइमेटिक नेचर लिविंग प्लेस। देयर फिजिक्स एंड कॉम्प्लेक्शन इज ऑल्सो डिफर। अब अलग अलग कंडीशन में वो लोग रह रहे थे, होमोसेपियंस जो थे अलग अलग पार्ट पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए थे, तो उनके बॉडी के अंदर फिजिकली और कॉम्प्लेक्शन बेस पे चेंज होने लगे। और यही यही वजह बनी अदर रेसेस, ह्यूमन रेसेस के फॉर्मेशन की, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और अलग अलग लिविंग कंडीशन में अगर कोई स्पीशीज़ रह रही है तो उसके अंदर सर्वाइवल के लिए कुछ चेंजेस हुए। तो यही एक मेन वजह रही कि अलग फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट रेसेस हुआ। हंटिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन इन द पास्ट। जो हंटिंग थी वो मेन काम था ह्यूमन का। हम फार्मिंग बाद में करना सीखी, पहले हम हंटिंग करना ही जानते थे। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन टू किल ए बिग एनिमल। तो इंसान के लिए एक बड़ा जानवर मारना एक बड़ी कठिनाई वाली बात रहती थी। तो इंसान ने, जो होमोसेपियंस थे, उनने भैया स्टोन और स्टिक की मदद से एक शार्प शार्प वेपन बनाया ताकि वो बड़े एनिमल को का शिकार कर पाए। और जो ह्यूमंस होते थे वो बहुत समय लगा देते थे कई बार वो पैना नुकीला पत्थर ढूंढने के लिए, ताकि उससे वो वेपन या कोई टूल बना पाएँ, ताकि उससे वो बड़े एनिमलों का शिकार कर पाएँ। तो यहाँ पे ह्यूमंस ने स्टोन का यूज़ करना सीखा, वेपन बनाना सीखे, टूल बनाना सीखा। आफ्टर द स्टोन टूल डिस्कवरी द ह्यूमन डिस्कवर द यूज़ ऑफ फायर। इंसान ने स्टोन के टूलों की डिस्कवरी के बाद में जो मेन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करी वो थी यूज़ ऑफ फायर। फायर का यूज़ करना सीखे थे फिर। इवन टुडे, आज के समय भी नीलगिरी के डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग, रूरल एरिया जो है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे कुछ लोग आज भी पत्थर से बिना मैच बॉक्स की मदद से आग लगाना जानते हैं और वो जलाते भी हैं। आफ्टर डिस्कवरी द फायर द ह्यूमन इन्वेंट व्हील। जो फायर के बाद जो मेन डिस्कवरी रही वो रही थी व्हील की, पहिए की। आफ्टर एंड देन आफ्टर पॉट मेकिंग, मिट्टी और क्ले से बर्तन बनाना सीखा। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमन एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू एक्शन एंड ऑल्सो रिकॉर्ड इट ऑन पेंटिंग, रॉक पेंटिंग। अब यहाँ पे रॉक पेंटिंग की डिस्कवरी हुई, पेंटिंग करना सीखी ह्यूमन ने। तो पेंटिंग वो इसलिए करते थे ताकि वो अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। इन इंडिया द रॉक पेंटिंग गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। इंडिया में लगभग 750 केवों में से 500 केव्स में रॉक पेंटिंग पाई गई हैं और मैनी मोर, कुछ अभी भी अनडिस्कवर हैं। इन रॉक पेंटिंग डिस्पाइट द हंटिंग पिक्चर, उसमें हंटिंग पिक्चर्स हैं मेल फीमेल की, और डांसिंग पिक्चर हैं द प्लेइंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेइंग। तो उस रॉक पेंटिंग की मदद से हम ये भी देख पाते हैं कि जो फीमेल है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी हंटिंग में। अब जो ह्यूमन है वो अब नोमैडिक लाइफ से सेटल लाइफ की तरफ आने लगा।
जैसा कि समय के साथ उसके अंदर चेंजेस भी हो रहे थे। द सीड ऑफ फ्रूट एंड नट्स दे वर थ्रो ऑन द सॉइल। जो ह्यूमन जो होता था गैदरिंग करके जो फ्रूट्स या फिर नट्स जो खाता था उसकी सीड्स को वो फेंक देता था धरती पे। ड्यूरिंग द रेन एंड सॉइल गिव द लाइफ। बारिश के समय में उधर जो सीड्स वो फेंकता था उसमें से पेड़ निकल आता था। सम डे लेटर द सैम्पलिंग स्प्राउटेड, वो स्प्राउटेड हो जाता था सीड। बाय द ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक दे लर्न दैट। अब उसकी इस ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से उसने कल्टीवेशन और फार्मिंग सीखी। ए प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सिंगल सीड एंड यील्ड लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो उसने सीखा कि एक सीड की हेल्प से हम एक प्लांट बना सकते हैं और उससे हम अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं। द सीड दैट फॉल ऑन द रिवर बेल्ट स्प्राउट ईजली। नदी के किनारे अगर कोई फार्मिंग बेल्ट होगी, इट मीन्स नदी के किनारे अगर वो किसी सीड्स को गड़ाता है तो वो स्प्राउट हो जाएगा ईजिली। तो वो ये वाटर का यूज़ समझ गया, इट मीन कि फार्मिंग में वाटर का क्या यूज़ है। प्लांट ग्रो फास्टर इन द वाटर फेड एरिया। प्लांट जो है वो ऐसी जगह ईजी ग्रो करता है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो। ये सब वो सीखा और इसी के बाद जब ये ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से वो सीखा, इसी के बाद ही एग्रीकल्चर की एग्जिस्टेंस हुई। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बाद ही जो ह्यूमन बींग्स है उसने फार्मिंग और एग्रीकल्चर सीखा। इनिशियली एग्रीकल्चर डन ऑन द इमीडिएट बेस फॉर रिक्वायरमेंट। पहले जो एग्रीकल्चर का यूज़ था वो था इमीडिएट बेस पे कि कुछ 1-2 महीने में वो प्रोडक्शन कर लें खाने को। लेकिन बाय देयर एक्सपीरियंस दे अंडरस्टूड द लैंड क्लोज टू द रिवर। लेकिन समय के साथ जब उनने ऑब्जर्वेशन और लॉजिक लगाया, अपना एक्सपीरियंस लिया, दे लैंड, तो उनने देखा जो लैंड रिवर के किनारे है वो मोर सूटेबल है फार्मिंग के लिए, वो मतलब बेहतर ज़मीन है खेती बाड़ी करने के लिए। सो दे डिसाइडेड टू स्टे देयर परमानेंटली। तो उसने वहीं पे रहना बेहतर समझा और इसी वजह से नदी के किनारे आज भी कुछ बड़े शहर बसे हुए हैं जैसे बनारस और इलाहाबाद। ये सारे शहर इसलिए बसे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी थी। और ये जो कॉन्सेप्ट है नदी के किनारे सिटी का डेवलप होना, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये मैप है, एक छोटा सा मैप है जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। माइग्रेशन ऑफ होमो सेपियन फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि कैसे होमो सेपियंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करा। तो होमो नियनडर्थल्स ने भी माइग्रेशन करा था लेकिन वो उस लेवल पे नहीं कर पाए। तो अब एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि होमो सेपियंस ही क्यों सर्वाइव कर पाए, अदर जो ह्यूमन स्पीशीज़ थी वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाई। बिकॉज ऑफ दैट कि एक तो होमो सेपियन अगर हम कहा जाए तो उनका जो ब्रेन था वो सही से डेवलप हो चुका था। और जो होमो सेपियंस के बिल्कुल क्लोजेस्ट स्पीशीज़ थी नियनडर्थल्स, वो इंट्रा ब्रीडिंग बहुत करते थे। इंट्रा ब्रीडिंग इट मीन्स कि ब्रदर एंड सिस्टर में ही वो ब्रीडिंग करते थे, तो इस वजह से उनका डीएनए भी ख़राब हो गया, ऐसी एक थ्योरी है। और दूसरा ये भी एक थ्योरी ये भी है कि होमो सेपियंस ने ही रिसोर्सेज की वजह से दूसरी स्पीशीज़ को मार दिया, एक थ्योरी ये भी है। और एक थ्योरी ये भी है कि कुछ वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होमो सेपियंस तो सर्वाइव कर गए क्योंकि इनकी बॉडी फिजिकली स्ट्रांग थी, लेकिन अदर जो स्पीशीज़ थी उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो सर्वाइव कर पाई। थैंक यू, आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक द lecture comment below and like the video.